बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम फार्माकोडायनामिक्स का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। अगेन मैं वही बात कहूँगी कि जो मैं पेज आपको दिखा रही हूँ या आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे इन नोट से, वो आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पीडीएफ का जो मेथड है वो डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी कि किस तरह से आपको ये पीडीएफ मिल सकता है। तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको मतलब जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ फार्माकोलॉजी से रिलेटेड या जो से फार्मेसी के दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपको अपडेट हो जाए उस वीडियो से। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम कहते हैं कि जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी किसी भी ड्रग की वो डिटरमाइन करती है कि वो फुल्ली एगोनिस्ट है, पार्शली एगोनिस्ट है या फिर इन्वर्स एगोनिस्ट है या एंटागोनिस्ट है। ठीक है ना, मतलब वो डिटरमाइन कर रहा होता है वो कितना एक्टिवेट कर रहा है किसी भी एक रिसेप्टर को, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में रिसेप्टर की टाइप्स पढ़ी हैं। ठीक है, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एक ड्रग की इंट्रिंसिक एक्टिविटी किस तरह से जो है उसके बताती है कि किस तरह से डिटरमाइन करती है उसकी एबिलिटी को कि वो एक्टिवेट किस हद तक कर सकता है। तो सबसे पहले एगोनिस्ट आ जाते हैं। एगोनिस्ट आता है और एक होते हैं एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट वो जो किसी ना किसी तरह जो है ना वो एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं या उसको स्टिमुलेट कर रहे होते हैं ना पॉजिटिव वे में, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि उसकी एक्टिविटी को थोड़ा सा स्टिमुलेशन उसकी मिलती है, थोड़ी मिलती है या ज़्यादा मिलती है, वो हम लोग देखते हैं इसके टाइप्स के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले आ जाता है हमारे पास फुल एगोनिस्ट। फुल एगोनिस्ट ये वो मॉलिक्यूल्स या ये वो ड्रग सब्सटेंसेस होते हैं जो बाइंड करते हैं और जितना एक मैक्सिमम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो सकता है ये प्रोड्यूस करता है। यानी कि अगर ये सारे रिसेप्टर्स के साथ जो है वो अटैच हो जाएंगे, सारे रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो ये मैक्सिमल जो है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, जिसको ई मैक्स कहा जाता है। मतलब यह मैक्सिमम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स का मतलब है कि जब सारे रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई हो जाएं तो इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होने लगे, और जितना मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो सकता है ये फुल एगोनिस्ट वो उतना करते हैं। इसकी जो इंट्रिंसिक और ये बिल्कुल जो मतलब जैसे एक नेचुरल मॉलिक्यूल होता है जो एक एंडोजेनस लाइगेंड होता है, बिल्कुल उसकी तरह ही एक्ट करते हैं ये फुल एगोनिस्ट होते हैं। मतलब फुल्ली एक्टिवेट कर देते हैं किसी भी एक रिसेप्टर को। इसकी जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है वो है 1। अब अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें, एग्जांपल में आ जाता है एक फिनाइलेफ्राइन। ठीक है, ये फुल एगोनिस्ट है किसका, अल्फा 1 एड्रेनोसेप्टर्स का, और ये मिमिक कर रहा होता है एंडोजेनस लाइगेंड नॉन एपिनेफ्रीन को। यानी कि एक फिनाइलेफ्रीन जो एक ड्रग हमने जो प्रोड्यूस करवा मतलब एक डेवलप हुआ एक ड्रग जो फुल एगोनिस्ट था अल्फा 1 एड्रेनोसेप्टर का, और ये बिल्कुल उसी तरह एक्ट करता है जिस तरह एंडोजेनस नोरापिनेफ्रीन एक्ट करता है, और इसी उन्हीं की तरह जो है नोरापिनेफ्रीन की तरह ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाता है हमारे पास पार्शल एगोनिस्ट। अब पार्शल एगोनिस्ट के आपको नाम से पता चल रहा है कि ये हाफ जो है ना उसका फुल एगोनिस्ट का जितनी फुल एगोनिस्ट की एक्टिविटी है उसकी निस्बत इसकी हाफ एक्टिविटी होगी, तो ये प्रोड्यूस नहीं करवा सकता ई मैक्स इवन के सारे रिसेप्टर्स भी ये ऑक्यूपाई कर ले। यानी कि जितना ई मैक्स प्रोड्यूस हो सकता है ये उतना नहीं करवा सकता। यानी कि अटैच तो होता है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एगोनिस्ट जो सिग्नल्स भी एगोनिस्ट वाले देता है, लेकिन बिल्कुल जो पोटेंशियल होता है उन सिग्नल्स का और जो मतलब आप कह सकते हैं कि वो ई मैक्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, मतलब उन सिग्नल्स में इतनी पावर नहीं होती कि वो जो रिसेप्टर है वो फुल्ली एक्टिवेट हो जाए। अटैच वो हो सकते हैं पूरे रिसेप्टर के साथ एज अ एगोनिस्ट ही, वो कहलाएंगे एगोनिस्ट ही, लेकिन वो फुल्ली जो है उसको उनको नहीं करते, एक्टिवेट नहीं करते। उसके बाद जो इनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी आ जाती है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी इनकी 0 से तो ज़्यादा होती है लेकिन 1 से कम होती है। ठीक है, इनकी एफिनिटी ज़्यादा भी हो सकती है, लेसर भी हो सकता है, इवन इक्वल भी हो सकता है एगोनिस्ट से। यानी कि जिस तरह की जितनी एगोनिस्ट की एक्टिविटी होती है एफिनिटी, देखिए एफिनिटी तो एंटागोनिस्ट की भी एगोनिस्ट से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है ना, तो ये डिपेंड करता है कि वो लेकिन उसके एक्शन पर डिपेंड करता है कि फिर वो आगे जो है वो किस तरह की स्टिमुलेशन कॉज करवा रहा है, वो आइदर उसको एक्टिवेट कर रहा है सेल को या डीएक्टिवेट कर रहा है। तो इसकी एफिनिटी, इसकी ताकत उसके साथ रिसेप्टर के साथ अटैच होने की ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकती है। यानी अगर एक वक्त पे आप एगोनिस्ट फुल एगोनिस्ट दे रहे हो और पार्शल एगोनिस्ट दे रहे हो, और पार्शल एगोनिस्ट में ज़्यादा पावर है, उसकी एफिनिटी जो है वो ज़्यादा है कि वो ज़्यादा अच्छी तरह अटैच होता है रिसेप्टर के साथ, तो फिर वो अटैच होगा पार्शल एगोनिस्ट। ठीक है, और अगर जो है फुल एगोनिस्ट की ज़्यादा है तो फिर फुल एगोनिस्ट अटैच होगा। ठीक है ना, तो जो नंबर ऑफ द रिसेप्टर जितने ज़्यादा ये ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, ई मैक्स उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है ना, यानी कि क्या मतलब है इस बात का, यानी जितने ज़्यादा रिसेप्टर इसने ऑक्यूपाई किए। अब ऑब्वियसली बात है कि ये सारे रिसेप्टर्स को एक्टिवेट नहीं करवा सकता, मतलब एक्टिवेट नहीं करवा सकता उस लेवल पे जितना फुल एगोनिस्ट करवाता है, तो ई मैक्स तो प्रोड्यूस ना होगी फिर।
ठीक है। तो वो ईमैक्स प्रोड्यूस नहीं होगी। इसका मतलब है अगर हम लोगों ने फुल एगोनिस्ट दिया हुआ है, साथ पार्शियल एगोनिस्ट भी दिया है, पार्शियल एगोनिस्ट की एफिनिटी ज़्यादा थी सेल्स के साथ अटैच होने की एफिनिटी ज़्यादा, लेकिन क्योंकि उसकी नेचर में आके वो फुल्ली एक्टिवेट नहीं कर सकता उसको, तो जो ईमैक्स है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर पहले सिर्फ हम लोग एगोनिस्ट दे रहे थे और ईमैक्स अचीव हो रही थी, अब हम लोगों ने पार्शियल एगोनिस्ट भी साथ देना शुरू कर दिए, दोनों जो मेडिकेशन साथ देना शुरू कर दिए, तो जो ईमैक्स है वो डिक्रीज़ होती जाएगी जैसे जैसे पार्शियल एगोनिस्ट ऑक्यूपाई करता जाएगा रिसेप्टर्स को। तो इस तरह अगर हम लोग देखें तो ये फिर ये एक्ट कर रहा है एंटागोनिस्ट के तौर पे भी एक्ट करता है और एगोनिस्ट के तौर पे भी। यानी अगर हमारे पास फुल एगोनिस्ट मौजूद नहीं है, फिर हम लोग पार्शियल एगोनिस्ट दे के ही हम मतलब वो ट्रीटमेंट जो है वो करवा सकते हैं, जो सिम्टम्स जो है वो रिजॉल्व करवा सकते हैं। डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन भी जो है वो किसी हद तक स्टॉप हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास फुल एगोनिस्ट है और साथ हम पार्शियल एगोनिस्ट भी दे रहे हैं, फिर उस टाइम जो पार्शियल एगोनिस्ट की अगर एफिनिटी ज़्यादा हो गई तो वो एक्ट करेगा एज ए एंटागोनिस्ट के तौर पे, यानी कि उसको रोकेगा, उसका एक्शन बिल्कुल ही जो है वो रोक देगा। एंटागोनिस्ट पे अभी हम लोग देखते हैं कि क्या होते हैं एंटागोनिस्ट। वैसे अभी मैं आपको बता दूँ कि ये वो होते हैं कि जो बिल्कुल ड्रग की एक्टिविटी जो है वो कम कर देते हैं, जो एक्टिविटी इन अ सेंस कि सेल की एक्टिविटी कम कर देते हैं, जो है यानी सेल जो है वो एक तरह से इनएक्टिव भी हो सकता है, या फिर जो है जो चीज़ वो प्रोड्यूस कर रहा था उसकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी या प्रोडक्शन उसकी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में आ जाता है एरिपाइपेराजोल। ये पार्शियल एगोनिस्ट किसका है? डोपामाइनर्जिक पाथवेज का, विच इज़ यूज टू ट्रीट द शिजोफ्रेनिया, सिम्टम्स ऑफ शिजोफ्रेनिया। अब ये शिजोफ्रेनिया एक डिजीज़ है जिसमें पेशेंट जो है वो हॉलोसिनेशन या डेल्यूजन्स में जो है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है। जो रियलिटी से जो है उसका जो कॉन्टैक्ट है वो काफ़ी कम हो जाता है, और मतलब वो अपने ही ख्यालों में उसकी अपनी थॉट्स होती हैं, उसकी डिसऑर्गेनाइज लैंग्वेज, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर, ये उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब क्योंकि ये पार्शियल एगोनिस्ट है, ये क्या करेगा, जो ओवर एक्टिव पाथवेज है ना उनको इनहिबिट करेगा। ठीक है। मतलब वहाँ पर तो जाके जो है ये एंटागोनिस्ट के तौर पे ये अटैच होगा, और जो अंडर एक्टिव पाथवेज हैं उनको जस्ट स्टिमुलेट करेगा इतना कि वो नॉर्मल हो जाए। मतलब जो ओवर एक्टिव है उनको जो है वो कम कर देगा पाथवेज को, और जो अंडर एक्टिव है उनको स्टिमुलेट करेगा। इसकी वजह से ये ट्रीट कर देता है शिजोफ्रेनिया को, किस लिहाज से कि मतलब उसके सिम्टम्स जो हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं, कि जो पेशेंट की जो डिसऑर्गेनाइज स्पीच, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर, या उसका डेल्यूजन जो होता है, वो डेल्यूजन बिहेवियर जो होता है उसका वो कम हो जाता है। अच्छा, ये जो शिज़ोफ्रेनिया के जो ड्रग्स होते हैं ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है ना उनका एक साइड इफ़ेक्ट होता है, एक्स्ट्रा पैरामिडल एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन एरिपाइपेराज़ोल अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो फिर उसमें क्या होता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पार्शियल एगोनिस्ट है। ये ना तो एंटागोनिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, मतलब ना तो ये फुल एंटागोनिस्ट है, ना ही फुल एगोनिस्ट है। ठीक है। तो इस तरह के ये दोनों से जो है ना मतलब मेंटेन कर रहा है, एक बैलेंस को मेंटेन कर रहा है। ठीक है ना, ये पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं। उसके बाद आ जाता है इन्वर्स एगोनिस्ट। इन्वर्स एगोनिस्ट जो है, एज आई टोल्ड यू बिफोर इन द प्रीवियस वीडियो, कि जो रिसेप्टर की दो स्टेट्स होती हैं, एक्टिव और इनएक्टिव। जो रिसेप्टर है ना, जो सेल है, वो ज़्यादा फेवर कर रहा होता है इनएक्टिव स्टेट को। ठीक है। अब ये जो इन्वर्स एगोनिस्ट क्या होते हैं, ये स्टेबलाइज करते हैं उस इनएक्टिव स्टेट को ऑफ द रिसेप्टर। ठीक है ना, मतलब उसको इनएक्टिव ही रखते हैं, कि जितनी ज़्यादा देर उसकी इनएक्टिव रह सकती है उससे थोड़ा मज़ीद उसको बढ़ा देते हैं उसकी इनएक्टिव स्टेट को। ठीक है। ये अगर वो एक्टिव हो तो उसको मज़ीद जो है वो इनएक्टिव कर देंगे, यानी कि उसकी टाइम ड्यूरेशन फॉर द इनएक्टिविटी वो प्रोलॉन्ग कर देंगे। ठीक है। एकदम उसको इनहिबिट नहीं कर रहे, लेकिन उसकी जो उसको एक्टिव नहीं होने दे रहे। ठीक है ना, ये इन्वर्स एगोनिस्ट है। इन्वर्स एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है। ठीक है, कि मतलब इनकी नेचर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होगी। इनकी जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है वो 0 से लेस होती है। अब जो आप लोगों ने देखी, फुल एगोनिस्ट की इंट्रिंसिक एक्टिविटी 1 थी, पार्शल की 0 से कम, 0 से ज़्यादा लेकिन 1 से कम थी। अब जो इन्वर्स एगोनिस्ट हैं उनकी 0 से भी कम है। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में आ जाता है क्लोरफेनेरामाइन, जो H1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है जिस तरह से, या फिर क्लोरप्रोमाज़ाइन या रिस्पेरिडोन या क्लोज़ापाइन। ये सारे ही जो है ना एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं। ठीक है, जो कि रिसेप्टर 5HT2A रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं। ठीक है। ये भी एक तरह से जो है ना रिसेप्टर्स की टाइप है। ठीक है। और ये जो ड्रग्स हैं ये एज अ
इन्वर्स एगोनिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। क्लोरफेनेरामाइन क्या होता है, ये अब आपको मैं मतलब जो मेरी एक वीडियो है क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स फॉर द कॉमन कोल्ड, वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कि ये एक एंटी हिस्टामाइन है जो कि हिस्टामाइन रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है और उनको एक तरह से ब्लॉक करता है। और ये मतलब किस तरह से एक्ट करता है, नॉट एज ए एंटागोनिस्ट बट एज ए इन्वर्स एगोनिस्ट के तौर पर ये एक्ट करता है उन पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग ये इनका देखें एक ग्राफ सा, तो आपको नज़र आएगी सबसे पहले जो सबसे ऊपर जो सबसे मतलब कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है वो है फुल एगोनिस्ट, ठीक है, लॉग ड्रग। और जो वाई एक्सिस पे लिया हुआ परसेंटेज चेंज फ्रॉम द बेस लाइन, ठीक है ना, मतलब कितना ज़्यादा जो बेस लाइन एक हमारे पास है उसमें से कितना ज़्यादा चेंज प्रोड्यूस कर रहा है, या कितना ज़्यादा उसको एक्टिवेट कर रहा है, या कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे हाई जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है वो फुल एगोनिस्ट कर रहा है, उसके बाद जो प्रोड्यूस कर रहा है वो पार्शल एगोनिस्ट कर रहा है। देन एक बेस लाइन जो न्यूट्रल एंटागोनिस्ट की होती है, मतलब जो न्यूट्रल एंटागोनिस्ट होते हैं जो ना उसको एक्टिव करते हैं ना इनएक्टिव स्टेट पे होते हैं, बल्कि वो एक न्यूट्रल स्टेट पे होते हैं, ठीक है। एक आ जाती है एक्टिव, एक आ जाती है इनएक्टिव, और एक न्यूट्रल स्टेट होती है। न्यूट्रल स्टेट में आमतौर पे ये रहते नहीं है, लेकिन ये है कि जो सेल रिसेप्टर्स की जो दो ही स्टेट्स होती हैं, एक्टिव और इनएक्टिव, लेकिन जब एंटागोनिस्ट जिनकी अपनी नेचर न्यूट्रल होती है, जो ना एक्टिवेट कर रहा होता है ना ही इनएक्टिवेट करते हैं, बल्कि उसको एक न्यूट्रलिटी पे मेंटेन करते हैं, ठीक है ना, वो हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो जो सबसे लो पे जिसकी एक्टिविटी जा रही है ना, मतलब रिस्पॉन्स की या फिर जो आप कह सकते हैं इफ़ेक्ट की, ठीक है ना, वो सबसे लो पे किसकी जा रही है, इन्वर्स एगोनिस्ट की। सो ये ग्राफ भी आप लोगों ने माइंड में रखना है, क्योंकि ये भी आप एक तो अगर आप किसी ईयर मतलब थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप अपने एग्ज़ाम्स में ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आपने कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देना है तो फिर आप लोगों ने इसके याद रखना है कि किस तरह से सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स जो है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, पार्शल कर रहा है, फुल कर रहा है या इन्वर्स कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको बातें जो हैं वो याद होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट ये वो ड्रग सब्सटेंसेस या वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बाइंड करते हैं रिसेप्टर्स के साथ हाई एफिनिटी के साथ, ठीक है ना, बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ विद हाई एफिनिटी, ठीक है, लेकिन इनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो होती है। अगर हम एक दफ़ा रिकॉल करें कि फुल एगोनिस्ट की 1 थी, पार्शल एगोनिस्ट की लेस देन 1 बट मोर देन 0, इन्वर्स एगोनिस्ट की 0 से भी कम थी, और ये जो एंटागोनिस्ट हैं इनकी इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इससे आप लोगों ने याद रखना है कि ये किस किस तरह से जो है इनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, और इसी वजह से इनकी क्लासिफिकेशन हुई है एज ए डिफरेंट क्लास के तौर पर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इनका जनरल मैकेनिज्म एंटागोनिस्ट का। ये दो तरह का इनका मैकेनिज्म होता है, मतलब इनकी जो मैकेनिज्म की जो नेचर होती है वो दो तरह की उसकी क्लासेस होती हैं। नंबर 1 इज़ द ब्लॉक करता है ड्रग की एबिलिटी को कि वो बाइंड ही ना कर सके रिसेप्टर के साथ, यानी कि ड्रग को किसी ना किसी तरह से जो है वो उसको प्रिवेंट करता है, उसको ब्लॉक करता है कि वो बाइंड ना कर सके रिसेप्टर के साथ, या फिर अगर वो बाइंड कर जाए तो उसकी एबिलिटी कि वो एक्टिवेट कर सके वो उसको ब्लॉक कर देता है, यानी कि वो उसकी ब्लॉक करता है उसकी एबिलिटी टू एक्टिवेट द रिसेप्टर। किसकी एबिलिटी, एगोनिस्ट की एबिलिटी या एंडोजेनस लाइगेंड की जो एबिलिटी होती है वो उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है ना, यानी कि या तो ब्लॉक होने नहीं देगा, और अगर या तो अटैच बाइंड नहीं होने देगा, या फिर अगर बाइंड हो गया तो फिर उसको एक्टिवेट नहीं करने देगा। एंटागोनिस्ट का ये मैकेनिज्म होता है। अब एंटागोनिस्ट की भी आगे से आ जाती है हमारे पास 4 टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले आ जाता है कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। कम्पिटिटिव से आप लोगों ने याद रखना है कंपटीशन। कंपटीशन कब कब होता है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं वो किसी एक ही चीज़ के लिए जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं, ट्राई कर रहे होते हैं कि ये चीज़ हमें मिल जाए, या हम इस जो है पोजीशन पे जो है अपॉइंट हो जाएं। जैसे जॉब्स में कंपटीशन होता है, क्लास में कंपटीशन होता है पोजीशन लेने के लिए, और हर जगह मतलब जो भी फील्ड होती है उसमें कंपटीशन कब होता है, जब दोनों चीज़ें जो यहाँ दोनों टाइप ऑफ द क्लासेस हों, ठीक है ना, यानी कि ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा लोग जो है किसी एक ही चीज़ के लिए compete कर रहे हों। तो कम्पिटिटिव से आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो है जो ह्यूमंस में जो कंपटीशन होता है उसी तरह एंटागोनिस्ट, क्योंकि ये भी जो है बॉडी का मतलब बॉडी में जाके इन्होंने अटैच होना होता है, इन इसी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इन ट्रिक्स से जो है या इन बातों से आपको याद रखने में आसानी होगी कि किस तरह से जो है ना आप लोगों ने आप सामने नाम लिया जो, और आपको फ़ौरन जो आपके जहन में आ जाए, बेशक वो आपके पेपर में हो, वाइवा में हो, पीपीएससी या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम या उसके इंटरव्यूज़ में हो, तो आपको जहन में फ़ौरन ये बात आ जानी चाहिए, ठीक है। कम्पिटिटिव क्या होते हैं, इफ़ बोथ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट बाइंड करते हैं सेम साइट के साथ ऑन द रिसेप्टर, यानी कि रिसेप्टर तो है, रिसेप्टर की साइट भी सेम है,
और दोनों ने ही बाइंड करना है एक ही साइड पे। तो जो पहले आएगा, जो ज़्यादा ताकतवर होगा या जो जिसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, वो बाइंड कर जाएगा। तो उस वक्त उसको कम्पिटिटिव कहेंगे, ठीक है। ये जो है रिसेप्टर को मेंटेन करते हैं इनएक्टिव स्टेट पे, ठीक है ना, लाइक दैट ऑफ द इनवर्स एगोनिस्ट। ये भी इनएक्टिव स्टेट पे उसको मेंटेन कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है, ठीक है ना, जबकि उनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी ज़ीरो से भी कम हो जाती है, ठीक है। यानी कि अगर इनवर्स एगोनिस्ट लग जाए तो वो ज़ीरो से भी कम ले जाएगा, यानी बहुत नीचे। जैसे हम लोगों ने पिछले ग्राफ में आपको दिखाया था कि जो इनवर्स एगोनिस्ट की लाइन कितनी नीचे थी, ठीक है ना, जबकि न्यूट्रल एंटागोनिस्ट फिर भी ऊपर था। तो वो ज़ीरो से भी कम है, इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी ज़ीरो है। अच्छा, ये जो है अभी एक बात, ये आपको मैंने ये मार्कर से लिखी है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये शिफ्ट करता है डोज रिस्पॉन्स कर्व को राइट साइड पे, ठीक है। इंक्रीज करता है यानी कि EC50 विदाउट अफेक्टिंग ई मैक्स, यानी ई मैक्स जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस हो सकते हैं किसी भी एक ड्रग से, उसको इफेक्ट नहीं करता, लेकिन EC50 को जो है ये इंक्रीज कर देता है। अब ये EC50 क्या होता है ये देखते हैं। EC50 जो है वो असल में डिनोट कर रहा होता है ड्रग की पोटेंसी को, ठीक है। यानी EC50 का मतलब होता है कि किस कंसंट्रेशन पे, ठीक है, जो ड्रग है वो 50% ऑफ द रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते, ठीक है ना। EC50 क्या मतलब हुआ कि किस कंसंट्रेशन पे जो है वो ड्रग 50%, यानी कि हमारे पास मैक्सिमम रिस्पॉन्स कितना हो सकता है। हम लोग अगर रिज्यूम करते हैं कि मैक्सिमम रिस्पॉन्स 100% है, तो यानी कि ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन, एक ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन होगी कि वो 50% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर दे, ठीक है। अब ये आ जाता है हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन, ठीक है। ये ड्रग ए की कंसंट्रेशन, ये बी की कंसंट्रेशन है। अब जो थोड़ी कंसंट्रेशन पे प्रोड्यूस कर देगा 50% रिस्पॉन्स, वो ज़्यादा अच्छा होगा कि हमें ज़्यादा ड्रग लेंगे फिर 50% का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। यानी कि क्योंकि ये एक जीनोबायोटिक्स होते हैं, यानी कि आउटसाइड से आप कोई सब्सटेंस ले रहे हो बॉडी में, ऑब्वियसली हर ड्रग जो एलोपैथी का खासतौर पे, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास कम अज़ कम जो है हम लोग उसके मिलीग्राम्स लें और हमारे पास रिस्पॉन्स वही प्रोड्यूस हो, ठीक है ना। तो जो कम अज़ कम मिलीग्राम, कम अज़ कम अमाउंट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, वो ज़्यादा पोटेंट ड्रग होता है, ठीक है। अब ये जो है ज़्यादा पोटेंट ड्रग होता है, लेकिन जो ज़्यादा होता है, ज़्यादा मिकदार में 50% प्रोड्यूस करेगा, वो लेस पोटेंट होता है। जैसे ड्रग बी जो है यहाँ पर लेस पोटेंट है और ड्रग ए जो है वो यहाँ पर मोर पोटेंट है। ग्राफ की शेप मैं आपको बता दूँ कि ये हाइपरबोला है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैंने जो स्टार्ट से अगर आप लोग देखें थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, लेकिन जो राइट साइड पे जो कर्व है ये वाला, ये एग्जैक्ट शेप होती है इसकी, ये हाइपरबोला कर्व होता है, ठीक है। अब अगर इसी को प्लॉट करें हम लोग सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ में, तो फिर इसकी सिग्मॉइड शेप आती है, ठीक है। ये भी पॉइंट्स हैं MCQs के लिए, या फिर आप लोगों ने ये याद रखना है, ठीक है। अब ये जो कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, ये क्या कर रहा है, ये शिफ्ट कर रहा है डोज रिस्पॉन्स कर्व को टू द राइट साइड पे, यानी कि ये जो डोज रिस्पॉन्स कर्व है इसको राइट साइड पे लेके जाएगा, यानी कि इस साइड पे। यानी कि अगर ये फॉर एग्जांपल 5 मिलीग्राम पे 50% रिस्पॉन्स शो कर रहा था इन द एब्सेंस ऑफ द कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, तो अगर कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट भी साथ दे दिया जाए तो अब क्या होगा, जो डोज रिस्पॉन्स कर्व है राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि अब ये 20 मिलीग्राम पे जो है 50% इफेक्ट शो करेगा, या फिर 25 मिलीग्राम पे जो है वो 50% इफेक्ट शो करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि एंटागोनिस्ट ने इसकी एक्टिविटी को जो है वो प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसको ज़्यादा मिलीग्राम्स देने पड़ेंगे इसकी एक्टिविटी को, यानी कि 50% रिस्पॉन्स को अचीव करने के लिए ज़्यादा मिलीग्राम देने पड़ेंगे, ठीक है। ये अभी हम लोग 50% की बात करेंगे, लेकिन हमें तो चाहिए था ना 100% रिस्पॉन्स। तो फिर इस लिहाज से अभी जस्ट ये EC50 इसलिए कि 50% तो कम से कम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कंसनट्रेशन जो है वो हमें चाहिए हो मतलब रिक्वायर्ड होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड EC50, ठीक है ना ड्रग। और ई मैक्स क्या होता है, ये कंसनट्रेशन है, ठीक है। और ये आ जाता है इसका इफेक्ट, ठीक है। ये कितनी, ये देखें अब इसका ग्राफ देखें, ये कितनी हाई कंसनट्रेशन है, और ये मतलब हाई कंसंट्रेशन के इन द सेंस कि ये इस कंसंट्रेशन पे फॉर एग्जांपल यहाँ 5 मिलीग्राम है, 5 मिलीग्राम पे इसका रिस्पॉन्स जो है वो हाई होता जा रहा है, ठीक है। और ये मैक्सिमम इफेक्ट इतना प्रोड्यूस करता है, इसका इफेक्ट इस तरह से आता है, ठीक है। और ये ड्रग जो है इस कंसंट्रेशन पे जाके ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इनमें से मोर इफेक्टिव कौन सा हुआ, ड्रग ए, और लेस इफेक्टिव हुआ ड्रग बी। उसके बाद आ जाता है इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट। जो इरिवर्सिबल है यानी कि वो रिवर्स नहीं हो सकते। इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट क्यों ये रिवर्स नहीं हो सकते, क्योंकि ये कोवेलेंटली बाइंड कर जाते हैं रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है। बाइंड करते हैं ये कोवेलेंटली, ये डिक्रीज़ करते हैं नंबर ऑफ़ अवेलेबल जो रिसेप्टर्स हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि ये अगर एक ड्रग है, वो जो कम्पिटिटिव रिसेप्टर्स है ना उनका ये होता है कि अगर कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, जो कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है उनका ये होता है कि अगर एगोनिस्ट की कंसनट्रेशन हम लोग बढ़ा दें,
ठीक है, तो फिर एगोनिस्ट जो है वो बाइंड करेगा, क्योंकि वो लोग बाइंड कर रहे होते हैं सेम रिसेप्टर साइट के साथ, ठीक है, और वो होते भी कम्पिटेटिव है। तो अगर एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो फिर वो जो है वो बाइंड करेंगे और एंटागोनिस्ट की इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन जो इरिवर्सिबल जो एंटागोनिस्ट हैं वो कोवेलेंटली बाइंड करते हैं, ठीक है, और जो जब एक दफ़ा कोवेलेंटली बाइंड कर लिया फिर वो हटते नहीं है, तो नंबर ऑफ द अवेलेबल रिसेप्टर्स को वो कम करते हैं। अब इनका क्या काम है, ये जो है वो कॉज करते हैं डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ ई मैक्स, लेकिन इनका EC50 यानी कि ड्रग की पोटेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, ड्रग की पोटेंसी को चेंज नहीं करते, लेकिन जो इफेक्ट है, जो मैक्सिमम इफेक्ट है वो उसको जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट कर देते हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया। ड्रग बी यानी इसमें जो है ये ड्रग बी, अगर ये फॉर एग्जांपल ये दोनों हम एक ही ड्रग को इन दोनों जो कर्व्स का समझे कि ये एक ही ड्रग का कर्व है। तो जो ड्रग ए है ये बिफोर इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट है, ठीक है ना, और जो ड्रग बी ये जो बी कर्व है ये है आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ द या आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट ड्रग, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, ये जो ई मैक्स का कर्व है वो ये जो ई मैक्स का कर्व है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये उस वक्त तक EC50 पर मतलब रिस्पॉन्स शो नहीं करता अनलेस के स्पेयर रिसेप्टर्स मौजूद हो। अब स्पेयर रिसेप्टर्स क्या होते हैं, स्पेयर रिसेप्टर्स वो होते हैं कि अगर सिंगल ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो सेलुलर जो है ना रिस्पॉन्सेज वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, मतलब या तो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं सेलुलर रिस्पॉन्सेज, या जो पहले से होते हैं एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो स्पेयर रिसेप्टर्स हैं इनकी भी आप लोगों ने डेफिनेशन अच्छी तरह से माइंड में रखनी है, ये MCQs इंपॉर्टेंट है कि ये स्पेयर रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, यानी कि सिंगल ड्रग इन रिसेप्टर इंटरेक्शन हो जिसकी वजह से सेवरल सेलुलर जो रिस्पॉन्सेज जो है वो प्रोड्यूस हों या चेंज हो जाए, ठीक है। तो उस वक्त जो है ये फिर EC50 को भी इफेक्ट करता है, यानी कि ऐसा रिसेप्टर के साथ अगर ये बाइंड कर जाए, ठीक है, तो फिर वो EC50 को भी ये करेगा, उस पर भी इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अब ये जो इरिवर्सिबल और जो एलोस्टेरिक है ना, एलोस्टेरिक अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। एलोस्टेरिक है, दोनों को नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट कंसिडर किया जाता है, क्यों, क्योंकि इनके ये कंपटीशन इनका है ही नहीं, ये अगर आ गए कहीं अटैच हो गए तो फिर यही डोमिनेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, मतलब रिसेप्टर साइड पर यही डोमिनेट करते हैं। उसके बाद आ जाता है एलोस्टेरिक रिसेप्टर्स। एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट, सॉरी, एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट ये बाइंड करते हैं उस साइड के साथ अदर देन द ड्रग बाइंडिंग साइड, यानी कि जहाँ पर एक नेचुरल एगोनिस्ट बाइंड करता है या फिर जो है एक ड्रग जो है वो जो एज एगोनिस्ट होता है वो बाइंड करता है, यानी कि एक जहाँ पर जिस साइड पर एक एंडोजेनस लाइगेंड बाइंड करता है या फिर एगोनिस्ट बाइंड करता है उस जगह पे ये बाइंड नहीं करते, ये रिसेप्टर के किसी और साइड पे बाइंड करते हैं, ठीक है, और उसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइट, वहाँ पर ये बाइंड करते हैं और जो है ई मैक्स को भी डिक्रीज़ करते हैं, लेकिन इसका EC50 पे अगेन कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये दोनों ही इरिवर्सिबल और ये जो एलोस्टेरिक है दोनों को आप लोगों ने कंसिडर करना है नॉन कम्पिटिटिव, वो अदर देन बाइंडिंग साइड पे अटैच हो रहे हैं, लेकिन फिर भी देखें उनका इफेक्ट इतना फास्ट मतलब उनका इफेक्ट जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, क्या आप कह सकते हैं कि ये नॉन कम्पिटिटिव होता है, ठीक है ना, ये डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है इनका। जैसे अगर इसकी एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल पिक्रोटॉक्सिन बाइंड करता है इनसाइड, यानी कि गाबा रिसेप्टर जो है गाबा चैनल उसके अंदर बाइंड करता है, जबकि जो उसका जो नेचुरल जो लाइगेंड है वो कहीं और किसी और साइड पे बाइंड करता है। लेकिन जैसे ही ये बाइंड करता है पिक्रोटॉक्सिन, ये इज़ अ केमिकल पॉइजन है, ठीक है, तो जैसे ही ये बाइंड करता है तो कोई भी क्लोराइड आयन जो है वो पास नहीं कर सकते, ठीक है ना, मतलब इसकी सिर्फ प्रेजेंस इसका इन बाइंडिंग जो है गाबा रिसेप्टर्स के साथ अदर देन द लाइगेंड बाइंडिंग साइड, अगर ये बाइंड कर जाता है पिक्रोटॉक्सिन तो कोई भी क्लोराइड आयन जो है वो पास नहीं कर सकते, ठीक है ना, यानी कि इतना डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है और ये नॉन कम्पिटिटिव होता है किस हद तक। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है फंक्शनल एंटागोनिस्ट। फंक्शनल एंटागोनिस्ट के नाम से याद रखना है आप लोगों ने कि ये जो है ना ये फंक्शन को जो है ना एंटागोनाइज करते हैं, यानी कि जो सेल का फंक्शन होता है उसको एंटागोनाइज कर रहे होते हैं, ठीक है ना, किस तरह से कि ये इनिशियल इसका इफेक्ट जो होता है ना वो अपोजिट होता है टू डैट ऑफ द एगोनिस्ट, यानी कि एगोनिस्ट जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ना उससे अलग ही ये जो है ना इसका इफेक्ट होगा, ये उस रिसेप्टर पे भी बाइंड नहीं करता, लेकिन जो सेल वो मतलब जो रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस हो रहा होता है ना उसको एंटागोनाइज कर रहे होते हैं, यानी कि एक हमारे पास स्पेसिफिक सेल है जो कि एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग कहते हैं कि एपिनेफ्रीन टू हिस्टामाइन,
ठीक है ना, यानी कि एपिनेफ्रीन जो है वो किस तरह से फंक्शनली एंटागोनाइज करता है हिस्टामाइन इंड्यूस ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को। ये थोड़ा सा मैं क्लोज कर देती हूँ। हिस्टामाइन जो है वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज करवाता है। अब हिस्टामाइन का आपको पता है कि ये बाइंड करता है H1 रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है ना, और वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज करवाता है। जबकि एपिनेफ्रीन जो है वो बीटा 2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और वो रिलैक्सेशन कॉज करवाता है। तो अगर हिस्टामाइन इज़ अ नेचुरल मॉलिक्यूल, नेचुरल केमिकल है, ठीक है ना, जब बॉडी में इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में जब ये रिलीज़ होता है तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर हम एज अ ड्रग के तौर पर या फिर जो है एपिनेफ्रीन, नॉन एपिनेफ्रीन तो एंडोजेनियस मॉलिक्यूल्स हैं, तो बॉडी का अपना जो रिस्पॉन्स है वो, या फिर हम बाहर से जो है वो ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो वहाँ पर जो है उसके ज़रिए जो एपिनेफ्रीन बाइंड करता है बीटा 2 रिसेप्टर्स के साथ और ब्रोंको रिलैक्सेशन कॉज करवाता है, ठीक है। तो जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के जो सिम्टम्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर अगर इनका देखें, ये एंटागोनिस्ट का मैंने ये कर्व है, ठीक है ना, बायोलॉजिकल इफेक्ट, और ये आ जाती है कंसंट्रेशन, एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन है और ये बायोलॉजिकल इफेक्ट है, ठीक है ना। EC50 और ये भी EC50। अब एक ड्रग, ठीक है, EC50 ये था, ठीक है ना। अगर तो जो है नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, जैसे हम लोगों ने कहा कि नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट EC50 पे कोई इफेक्ट नहीं देते अनलेस पेयर रिसेप्टर्स मौजूद हो, यानी कि उसका कोई खास रिस्पॉन्स, खास जो है वो डिफरेंस नहीं होता। तो अगर हम लोग देखें नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और EC50 पे कोई खास ये राइट साइड पे शिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन अगर कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट हम लोग देखें, कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का कर्व देखें, यानी कि आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, तो उसका कर्व देखें किस कदर यहाँ से लेकर यहाँ पर शिफ्ट हो गया EC50, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कहा था कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ये शिफ्ट करते हैं डोज रिस्पॉन्स कर्व को टू द राइट साइड, ठीक है ना, यानी कि इंक्रीज करते हैं EC50 विदाउट अफेक्टिंग द Emax। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर यही देख रहे हैं कि EC50 नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट से तो कोई ख़ास उसकी जो कंसनट्रेशन थी जिस पे उसने 50% इफेक्ट प्रोड्यूस किया वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर हम लोग देखें कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद तो किस कदर ज़्यादा उसकी कंसनट्रेशन जो है वो, ये क्योंकि कंसनट्रेशन एक्स एक्सिस पे किस कदर ज़्यादा कंसनट्रेशन पे उसने वो इफेक्ट प्रोड्यूस करवाया, यानी कि 50% इफेक्ट किस कदर ज़्यादा कंसनट्रेशन के बाद वो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सारा एंटागोनिज्म, और एंटागोनिज्म क्या है, ठीक है ना, एगोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है वो क्या होता है कि कितना डोज हम दे रहे हैं, ठीक है ना, ड्रग का, उस पर कितने डोज पे कितनी पॉपुलेशन जो है, कितनी प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन वो रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है ना। यानी कि कितने जो ज़्यादा लोग हैं वो 10 मिलीग्राम पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कितने जो लोग हैं वो 20 मिलीग्राम पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं, यानी कि या फिर अगर हम लोग 50 मिलीग्राम दे रहे हैं, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमने एक ड्रग का 50 मिलीग्राम ही देना है। अब देखते हैं कि हम लोग हमारे 100 जो लोग हैं जिनको हम लोगों ने ड्रग एडमिनिस्टर करवाया, उनमें से कितने परसेंट लोगों ने इस 100 मिलीग्राम पे जो है वो रिस्पॉन्स शो किया है, यानी कि कितने परसेंट लोग उस 100 मिलीग्राम से उनको अच्छा ये पॉजिटिव उन पर इफेक्ट हुआ है, ठीक है ना, या कितने लोगों ने जो बिल्कुल ही कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया, या किन पे साइड इफ़ेक्ट आया है। तो इस चीज़ को जो रिलेशन, सो इस रिस्पॉन्स को देखना, ठीक है ना, उसको कहते हैं क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, ठीक है। डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप इज दैट बिटवीन द dose of the drug and the proportion of the population that respond to it. These responses are known as quantal responses, ठीक है। क्वांटल रिस्पॉन्सेज अब हमें फ़ायदा कहाँ पर होता है, ठीक है ना। क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व्स आर यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द डोजेज टू विच द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिस्पॉन्स, यानी वही बात आ गई कि अब हम कहते हैं कि हम लोगों ने हमारे पास फॉर एग्जांपल ड्रग की रेंज हम लोगों ने जो डिसाइड की है, जो सेफ़ रेंज है वो 10 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम तक है, उसकी सेफ़ डोजेज रेंज है, ठीक है। अब हमने देखना है कि इस 10 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम में से हम लोग किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए कौन सी कितने मिलीग्राम जो है वो हम लोग एज जो सिलेक्ट करें कि हाँ इतने मिलीग्राम अगर एडमिनिस्ट्रेशन करवाई जाए, ठीक है ना, ट्वाइस अ डे या ट्वाइस अ डे, तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करेगी, और ये हमने डिसाइड करना है, ठीक है। तो हम लोग फिर इस जो डोजेज रेंज है 10 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम के जो होगी, ये हम लोग डोजेज रेंज हम लोग पॉपुलेशन में जो है एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। क्लिनिकल ट्रायल्स में ये होती हैं इतनी ज़्यादातर चीज़ें, ठीक है। और फिर पॉपुलेशन जिस डोज पे जो है वो रिस्पॉन्स शो करेगी, यानी कि फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन सबको ही जो है वो कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं, या सबको ही जो है फॉर एग्जांपल टीबी है और हमने किस टीबी की मेडिसिन की हम लोगों ने उसकी
कि एक मैक्सिमम डोज़ या एक इफ़ेक्टिव डोज़ हम लोग उसका डिटरमाइन करना चाह रहे हैं कि इफ़ेक्टिव डोज़ कौन-सा है। हम लोगों ने लोगों को वो एडमिनिस्टर करवाई डिफरेंट डोज़ेज़ पे, ठीक है। अब कितने पॉपुलेशन ने कितने डोज़ पे जो है वो रिस्पॉन्स शो किया, ठीक है। तो हमें पता चला कि ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 50% पॉपुलेशन जो थी हमारे पास, उसने शो किया रिस्पॉन्स 50 मिलीग्राम पे, तो हम कहेंगे कि 50 मिलीग्राम जो है वो उसमें 50% पॉपुलेशन ने शो कर दिया, तो वो इफ़ेक्टिव डोज़ है, ठीक है। ED50 कहेंगे फिर उसको, इफ़ेक्टिव डोज़ 50। इसी तरह फिर हमारे पास इसी में से हम लोग नेक्स्ट या जो हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी निकलती है वो है थेराप्यूटिक इंडेक्स। इससे हमें थेराप्यूटिक इंडेक्स का पता चलता है, ठीक है ना। मज़ीद हमें क्या पता चल रहा होता है कि मतलब हम लोग क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के ज़रिए हम लोग किसी भी ड्रग का थेराप्यूटिक इंडेक्स निकालते हैं। अब थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है कि किसी भी ड्रग का इज़ द रेशो ऑफ द डोज दैट प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी इन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, TD50 यानी कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन, तो द डोज दैट प्रोड्यूस अ क्लिनिकली डिजायर्ड या इफेक्टिव रिस्पॉन्स, यानी कि एक रेशो है TD50 बाई ED50, ED इफेक्टिव डोज इन द 50% ऑफ द पॉपुलेशन। तो थेराप्यूटिक्स इंडेक्स हमें पता चलता है कि अगर इस फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें यहाँ पर देखें, अगर आप ज़ीरो से लेकर ये इस तरह हमें कंसंट्रेशन, और ये हमारे पास आ जाता है परसेंटेज ऑफ द पेशेंट्स, ठीक है ना। अब 50% ऑफ द पॉपुलेशन में जो डिज़ायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, यानी कि देखें कि क्या है कि परसेंटेज ऑफ द पेशेंट्स हैं, कितने पेशेंट्स, और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द प्लाज्मा, यानी कि कितनी प्लाज्मा में ड्रग थी तो वो सेफ़ रहा, ठीक है। यानी कि इस हद तक, इस पॉइंट तक कंसंट्रेशन जब पहुंची वो सेफ़ रहा ड्रग, यानी कि ड्रग ने कोई जो साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं किया। जब कंसंट्रेशन आगे निकली ना इस पॉइंट से, ठीक है, तो अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होने लगे, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं कि यानी कि 50% ऑफ द पेशेंट में ये पॉइंट आया, ठीक है ना, कि अब जो है ये कंसंट्रेशन जो है ये 50% पॉपुलेशन में टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रही है, और ये कंसंट्रेशन इधर तक जो है ये हमारे पास पॉजिटिव मतलब थेराप्यूटिक इफेक्ट शो कर रही है या इफेक्टिव इफेक्ट शो कर रही है। तो फिर इस तरह से हमें पता चल जाता है कि क्या एक ड्रग की सेफ्टी की क्या मतलब उसकी रेंज हो सकती है, कि किधर से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये इफ़ेक्टिव किधर से किधर तक जो है वो इफ़ेक्टिव है, और अप टू विच मिलीग्राम्स, और अप टू विच डोज़ ये कितना सेफ़ है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है वो कितना ज़्यादा ये नुकसानदा हो सकता है या कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। हो सकता है कि ये उस कंसंट्रेशन के बाद ना जो आपके पेशेंट में वो ना प्रोड्यूस करे, लेकिन आप उसको वो डोज़ नहीं देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी प्रूवन है कि 50% लोगों में ये साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर चुका है, ठीक है। फिर आप लोग वो ड्रग नहीं देते उसको उस मतलब उस मिलीग्राम्स में नहीं देते, यानी कि अगर 100 मिलीग्राम तक उसकी सेफ़ रेंज है, ठीक है, तो आप लोग उसको 100 मिलीग्राम तक तो दे सकते हैं। 0 से 100 मिलीग्राम की से आप उसको कोई भी मतलब मिलीग्राम का आप उसको एक इफेक्टिव डोज जो आप उसको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 50 मिलीग्राम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि 50 मिलीग्राम उसका इफेक्टिव डोज है, सेफ़ रेंज उसकी 0 से 100 तक है, इफेक्टिव जो है उसका वो 50 मिलीग्राम है, ठीक है। अब आप किसी भी सूरत 100 मिलीग्राम से अबव उसको डोज़ नहीं देंगे, ठीक है ना, किसी भी पेशेंट को। क्यों? क्योंकि वो टॉक्सिक आ जाता है, ठीक है। तो ये होती है थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है कुछ ड्रग का बहुत ज़्यादा नैरो होता है, यानी कि बहुत थोड़ी रेंज होती है। फॉर एग्जांपल 5 से 10 मिलीग्राम की जस्ट रेंज होती है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा आप यानी कि 5 मिलीग्राम तक तो उसका इफेक्टिव है, ठीक है ना, आप उसको दे सकते हैं। मोस्ट इफेक्टिव 5 मिलीग्राम तक है, लेकिन 5 से 10 मिलीग्राम के अंदर में आप भी दे सकते हैं, लेकिन 10 मिलीग्राम से अबव नहीं आप जा सकते किसी भी सूरत, ठीक है। तो 10 मिलीग्राम से अबव आप लोग चले गए तो फिर वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर वो लो थेराप्यूटिक इंडेक्स की ड्रग को यूज़ ही ना करें। बहुत ज़्यादा ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो ऐसे ड्रग्स से जो जिनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जिन जो नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स हैं, ठीक है ना, जिनका नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स है, जैसे एक वारफेरिन है जो एक ओरल एंटीकोएगुलेंट है, ठीक है ना, कि ब्लड को जो है वो कोएगुलेट नहीं होने देती। जो वारफेरिन है, यानी कि अगर ब्लड कोएगुलेट हो गया तो वो डिफरेंट कंडीशन जैसे सीवीएस में प्रॉब्लम जो है वो कॉज हो सकती हैं, जो ब्रेन कंडीशन है, स्ट्रोक की कंडीशन में उसमें प्रॉब्लम जो है वो कॉज हो सकती है। सो मतलब सीवीएस में भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर क्लॉट बन गया, ठीक है, कहीं पर, बल्कि अगर आपका क्लॉट बन जाता है तो वो
ऑब्वियसली आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर देगी। तो अब इस सूरत में क्या किया जाए, पेशेंट को क्या इस तरह छोड़ दिया जाए या फिर उसकी कोई भी ऐसी ड्रग चूज़ कर ली जाए कि मतलब अगर हमारे पास ऑप्शन ही जो है सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे जो रैपिड एक्टिंग जो ड्रग है वो वारफरिन है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जो ओरल एंटीकोएगुलेंट है उसका नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आप लोग उसकी लाइफ सेविंग तो एटलीस्ट है ना, मतलब पेशेंट की जान तो बचा लेगी। ऑल तो कि अब इसके मतलब इसके जगह भी बहुत ज़्यादा ड्रग यूज़ होते हैं और भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन है, लेकिन अभी एक सीवीएस की मेडिसिन डाइजॉक्सिन है, उसका बहुत नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा यूज़ होती है। क्यों? क्योंकि वो एक लाइफ सेविंग ड्रग है। उसको कंसंट्रेशन उसकी बहुत क्लोज मॉनिटरिंग के साथ उसकी कंसंट्रेशन की जो है वो की जाती है, क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है, लेकिन उस ड्रग को दिया भी जाता है, ठीक है। तो जो नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स जो ड्रग होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए क्या है, क्लोज मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। अब जैसे वारफरिन एक हो गया जिसका स्मॉल थेराप्यूटिक इंडेक्स है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ये देखा, इसका ये देखें कितनी थोड़ी रेंज थी इसकी, लेकिन पेनिसिलिन जो है इसकी ज़्यादा रेंज है, ठीक है। तो ये क्या है, ये लार्ज थेराप्यूटिक इंडेक्स है इसका, ठीक है ना। इसकी कंसंट्रेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो सेफ कंसंट्रेशन है कि आपके पास एक बड़ी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो अवेलेबल है कि आप इनमें से कोई भी कंसंट्रेशन पे डोज दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो वारफरिन है उसकी बहुत स्मॉल रेंज ऑफ द कंसंट्रेट, मतलब कंसंट्रेशन की जो रेंज है वो बहुत थोड़ी है, ठीक है। तो फिर आप उसको ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है, मतलब आप उसकी ज़्यादा वेरिएशन नहीं कर सकते उसके डोज में, आपको विद इन लिमिट्स रहना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि क्या है कि आपने उस लिमिट्स के अंदर रहना है जो कि टीडी और ईडी के दरमियान है जस्ट, ठीक है ना, क्योंकि हमें चाहिए इफेक्टिव डोज, ठीक है। सेफ़ रेंज तो ठीक है लेकिन हमें तो अगर हमने सेफ़ रेंज, अगर फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 0 से 100 तक सेफ़ रेंज है, ठीक है ना, हम 10 दें, 2 दें, 20 दें, क्यों हम 20 दें जब 50% 50 मिलीग्राम पे वो इफ़ेक्ट शो कर रहा है, तो हम 10-20 क्यों दें कि पेशेंट, अगर हम लोग थोड़ी डोज देंगे तो फिर तो जो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। हम इतना थोड़ा थोड़ा डोज देते हैं। हाँ, अगर पेशेंट की सीवियर कंडीशन है या फिर ये आप कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रीनल कॉम्प्रोमाइज्ड है, हेपेटिक उसका जो हेपेटिक प्रॉब्लम है उसको कोई, तो फिर ये चीज़ें कंसिडर की जाती हैं, उसको डोज डिक्रीज़ करना या फ्रीक्वेंसी उसकी डिक्रीज़ करना, ठीक है ना, या इस तरह डोज इंटरवल चेंज कर देना, ये चीज़ें उसको कंसिडर किया गया। लेकिन जब इफेक्टिव डोज ही 50 मिलीग्राम है, ठीक है, तो आप लोग फिर 50 मिलीग्राम से ही शुरू करोगे, ठीक है। तो 50 मिलीग्राम से अगर हमारे पास 100 मिलीग्राम है, ठीक है ना, उसका थेराप्यूटिक इंडेक्स उसका 50 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम है, तो आप लोगों ने फिर इसके दरमियान ही रहना है, ठीक है। इससे ज़्यादा फिर आप ना इंक्रीज़ कर दोगे ना डिक्रीज़ करोगे, डिक्रीज़ करोगे रिस्पॉन्स नहीं आएगा, इंक्रीज़ करोगे तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे फार्माकोडायनामिक्स के, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स में जो है मुझे बता सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो मैंने नोट्स अभी पहले मैं आपको जहाँ से एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की टाइप्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर आपको नोट्स चाहिए तो फिर डिस्क्रिप्शन में इसका प्रोसीजर है कि किस तरह से आपको पीडीएफ में इसके नोट्स मिल सकते हैं। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको मिल जाए। अब नेक्स्ट वीडियोस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आ रही हैं जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टॉपिक्स हैं। सो